आज हम एक नए वीडियो में एक बड़े कंट्रोवर्शियल इशू की बात करेंगे और वो इशू है कि साइलेंसर या सप्रेसर। वो क्या होता है? वो ये होता है कि किसी भी राइफल में या किसी पिस्तौल में उसके सामने में उसके साउंड को कम करने के लिए जो पार्ट्स लगाया जाता है उसी को या तो सप्रेसर, मॉडरेटर या साइलेंसर के नाम से बुलाया जाता है। अब कुछ कंट्रियों में इसके बारे में प्रोहिबिशन है और इसको यूज़ करने की मनाही है, लेकिन मैंने इंडियन आर्म्स एक्ट और आर्म्स रूल को अच्छी से भली भांति चेक किया है और मुझे इसका कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि इसको यूज़ करने में मनाही है। उसको रिवॉल्वर में तो होगा नहीं, क्योंकि उसके पीछे से उसकी हवा निकल जाती है, तो ये या तो पिस्तौल में या राइफल में ही यूज़ हो सकता है। गन में यूज़ नहीं हो सकता जिसमें एक गोली निकलती हो और साउंड ज़्यादा हो। अब पिस्तौल का बैरल जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा आवाज़ होगा। राइफल में सेम कैलिबर में आवाज़ कम होगा क्योंकि बैरल की लंबाई ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई यूज़ कर रहा है, आस पड़ोस में डिस्टरबेंस होता है, तो अगर किसी को अपने राइफल में, पिस्तौल में सप्रेसर, साइलेंसर या मॉडरेटर, जिस नाम से ही आप बुलाइए, क्या उसको लगाना कानूनन वैध है, लीगली परमिसिबल है या नहीं? एकेडमिकली हम इसकी खोज कर रहे थे और खोज करते हुए मुझे कहीं पर भी ये नहीं दिखा कि इसका यूज़ हमारे कानून के तहत कहीं भी पाबंदी है। ना तो इसका जिक्र कहीं प्रोहिबिटेड में आया है, ना कि कहीं किसी और तरह से इसका परमिशन लेने के बारे में बताया गया। हाँ, सिर्फ एक जगह इसके बारे में बात हुआ है, वो हम आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं। जो उसका डेफिनेशन है वहाँ पर बात हुआ है कि वो क्या है, गन का एक पार्ट्स है, इस बारे में बात हुआ है। लेकिन अगर वो गन का एक पार्ट्स है तो किसी भी तरह का पार्ट्स हो सकता है, फोर साइट हो सकता है, बैक साइट हो सकता है, उसी तरह वो गन का पार्ट है। लेकिन उस पार्ट को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में कहीं पर भी मुझे नहीं मिला। अगर आप लोगों को कहीं दिखे और समझ में आए, हो सकता है कि मैं जो खोजा हूँ या जो देखा हूँ उसमें गलती हो, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना कमेंट्स इस बारे में देखकर समझ कर दीजिए, क्योंकि ये एक कानून का मामला है और अच्छे से समझ के ही इसका जवाब देना चाहिए। और अगर समझ में नहीं आया तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया या जो भी है, लेकिन आपका जो भी ओपिनियन है उसको ये आप सही तरीके से रखें। वैसे मेरे विचार में मैं हो सकता है इसके बारे में डिपार्टमेंट में ऑफिशियली इस बारे में पूछताछ करूं और उनका रिप्लाई का मैं इंतज़ार करूंगा। तो देखते हैं, वैसे भी उनको रिप्लाई अगर इस बारे में कुछ पूछा जाए तो वो बोलेंगे तुम आर्म्स एक्ट और आर्म्स रूल देख लो। लेकिन देखने के बावजूद वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, इस बारे में आज तक मेरे पास कोई लेटर आज तक वो इस बारे में दिए नहीं। मैंने इसके बारे में दिल्ली से पूछा, मिनिस्ट्री ऑफ होम से और पूछा, इस बारे में नहीं किसी और बारे में, लेकिन उनका जवाब कभी भी क्लियर नहीं आता है और वो वेट करते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करें तो आपको आके धर पकड़ें, आपको नोटिस दें और आप फिर इधर से उधर करते रहें। लेकिन क्लैरिटी देने का काम उनका है, क्योंकि एक्ट और रूल पार्लियामेंट ने बनाया है और उसमें अगर कोई क्लैरिटी की कमी है तो उसको जो हायर ऑफिसर हैं उनको इसका क्लैरिटी देना चाहिए। अगर क्लैरिटी कानून में नहीं रहेगा और अगर कोई गलती करता है तो उसको जो है उसको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कानून में क्लैरिटी लाना बहुत आवश्यक है एज़ फार एज़ पॉसिबल। और जब इसमें ज़्यादा एम्बिग्विटी हो जाता है तब तो फिर आदमी कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट का जो फैसला होता है या तो उससे उस कानून को बदल दिया जाता है या उसको चेंज किया जाता है या डिलीट भी किया जाता है। मेरे नज़र में ऐसे कई सारे सेक्शन आए हैं। आप इनकम टैक्स को ही देखिए,
इनकम टैक्स में एक लिखता है, उसके बाद उसका ट्राइब्यूनल में जाता है, उसके बाद उसमें कई काफ़ी चेंजेस आते हैं, लास्ट में वो सेक्शन में ABCD करते के Z तक चला जाता है और वो हर बार तब्दीली होता है। इसी तरह ऐसे कई सारे कानून के प्रावधान हैं जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन कानून में अभी तक तब्दीली नहीं हुआ है क्योंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने भिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये लागू नहीं है और कानून कहता है ये लागू है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को जो है मान लेना चाहिए, लेकिन चूंकि कानून में चेंज नहीं किया गया है इसलिए सुप्रीम कोर्ट को केस टू केस उसके ऑर्डर को दिखाना पड़ता है और उस केस टू केस दिखा के आपको निकलना पड़ता है। सही ये होना चाहिए कि आज के दिन में अगर कोई केस होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर उस कानून में कोई तब्दीली करती है तो अगले ही पल उसको जो है नेक्स्ट किताब जब पब्लिश होगी उसमें उसको डाल देना चाहिए। उसको लेके रखने से जनता को परेशानी है, सरकार तो जनता के लिए है और जनता को क्लैरिफिकेशन देना उनका कर्तव्य के भीतर आता है। फिर भी हम इस वीडियो को बना रहे हैं और आप देखिए, समझिए और समझ के अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। ये एक एकेडमिक पर्पस के लिए है, मेरे दिमाग में आया क्योंकि बाहर में सब जगह सप्रेसर, कहीं साइलेंसर लगा के लोग चलाते हैं क्योंकि आस पड़ोस में उनको आवाज़ से दिक्कत होती है, तो उसको कम करने के लिए ये लगाया जाता है। अब कानून के तहत यहाँ कुछ नहीं है। चलिए हम चलते हैं आर्म्स रूल के तरफ, जिसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 37 में उसका पार्ट्स के डेफिनेशन में वो दिखाया गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसके अलावा कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, ये है साइलेंसर, ये जो है ये सामने पोर्शन, ये साइलेंसर, ये है एक पिस्तौल। इसी तरह से आपको ये जैसे पकड़ा हुआ है, ये एक है साइलेंसर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये हर तरह का वेपन में लगता है, पिस्तौल हो या देखिए यहाँ पर जैसे राइफल में लगा हुआ है ये, ठीक है। इसमें नहीं लगा है, इसमें लगा है। तो इस तरह का जो भी है ये सब इसी को बोलते हैं, या तो सप्रेसर बोलते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं कि इसको मॉडरेटर, कभी बोलते हैं इसको साइलेंसर। इस तरह का होता है। अब चलिए हम चलते हैं आर्म्स रूल में हमारे देश में क्या बोला हुआ है इसके बारे में। तो आते हैं यहाँ, ये देखिए ये हुआ आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या है? सिर्फ डेफिनेशन है। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल है, रूल में भी कॉल्ड आर्म्स रूल 2016, और यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है? इन दिस रूल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। एक्ट का मतलब हुआ आर्म्स एक्ट इतना 1959, और इसका रूल 37, 2 का 37 में हम जाएंगे। 2 का 37 में क्या बोला हुआ है? पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, माने किसी भी आर्म्स का पार्ट्स और कंपोनेंट्स इन जनरल। इसका मतलब क्या है? बोलता है एनी एलिमेंट और रिप्लेसमेंट एलिमेंट स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर ए फायर आर्म एंड एसेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एसेंशियल टू इट्स ऑपरेशन। मतलब इस राइफल हो, बंदूक हो, पिस्तौल हो, रिवॉल्वर हो, किसी भी तरह का फायर आर्म हो, उसका कोई ऐसा रिप्लेसमेंट अगर कुछ करता है वो उसका ऑपरेशन में होना चाहिए। मान लीजिए आप बट प्लेट को चेंज करते हैं तो वो एसेंशियल नहीं है ऑपरेशन का, तो नहीं होगा। ट्रिगर गार्ड हुआ, एसेंशियल ऑफ ऑपरेशन के नहीं है तो नहीं होगा ये। और फिर क्या बोलता है? एंड इंक्लूड बैरल, फ्रेम और रिसीवर, स्लाइड और सिलेंडर, बोल्ट और ब्रीच, ब्लॉक। और फिर क्या बोलता है? एंड एनी डिवाइस डिजाइंड और एडाप्टेड, जो डिज़ाइन किया गया हो या फिर एडाप्टर उसी में खोद के बनाया गया हो, टू डिमिनिश, घटाने के लिए क्या? द साउंड कॉज्ड बाय द फायर आर्म। साउंड, जो फायर आर्म का साउंड होता है, धड़ाक की आवाज़ होती है, उसको घटाने के लिए ऐसा कोई डिवाइस। तो यही है साइलेंसर मॉडरेटर। लेकिन ये पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स का लिस्ट में तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो उसका पार्ट्स है। लेकिन
पहली बात ये एसेंशियल नहीं है ऑपरेशन के लिए, लेकिन यहाँ जब ऐड बोल दिया इसका मतलब इससे ही अलग हो गया। एंड एनी डिवाइस, इसके अलावा ऐसा कोई डिवाइस जो उसकी साउंड को घटाने के काम आता है, ठीक है। लेकिन ये तो डेफिनेशन के लिए ठीक है, लेकिन इसमें बाद में जब प्रोविज़न की बात बोलता है कि प्रोहिबिटेड है या ये रिस्ट्रिक्टेड है, इस बारे में ये पूरा रूल और पूरा एक्ट कंप्लीटली साइलेंस है। इसका मतलब पार्ट्स एंड कंपोनेंट का डेफिनेशन में ये है, लेकिन रूल में कहीं और एक्ट में कहीं भी इसका कोई जिक्र न होने के चलते, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन न होने के चलते मेरा यह पर्सनल मानना है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि साइलेंसर, मॉडरेटर या किसी को भी अगर वो पार्ट्स हो किसी के पास तो उसको वो लगा सकता है और उसका यूज़ कर सकता है। अल्टीमेटली उससे गन का इफ़ेक्टिवनेस कोई अंतर होता नहीं है। राइफल में लगाई या पिस्तौल में गोली थोड़ी कम हो जाएगा या ज़्यादा बढ़ जाएगा, गोली का जो पावर है उसमें तो कोई अंतर आएगा नहीं, सिर्फ आवाज़ घटेगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पर कोई, मुझे नहीं लगता कि आर्म्स एक्ट और रूल्स में कहीं भी इसका कोई जो है प्रॉब्लम है। अब अगर ऐसा है तो आप अपना कमेंट में बताइए कि ये सही है या गलत है जो मैं सोच रहा हूँ। आपका कमेंट वैल्यूएबल है, हम देखते हैं और इसके बारे में हम और तहकीकात करने की कोशिश करेंगे, सरकार से पूछेंगे, देखते हैं अगर कोई जवाब दे सकता है या नहीं। फिर बाकी आगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।